क्योंकि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए या इनकाउंटर मत कर देना, उसको उसी उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। पापा अगर मिल जाए ना तो उन्हें तुरंत मत मारना, उन्हें जिंदा पकड़ना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि वह भी उसी दर्द को महसूस करें जो मेरी माँ ने आखिरी समय तक सहा था। उन्होंने मेरी माँ को बहुत तड़पाया था। मैं चाहती हूं कि उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हो। कैमरे के सामने खड़ी है 14 साल की प्रेक्षा सैनी अपने ही पिता के बारे में ये बातें कह रही है। आवाज कांप रही है लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा है। आखिर एक बेटी अपने पिता के लिए ऐसी बातें क्यों कह रही है? इसी सवाल का जवाब छिपा है इंदौर की उस कहानी में जिसने पूरे मध्य प्रदेश को झंझोर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इस कहानी में 4 सबसे अहम किरदार हैं। पहली 38 वर्षीय उर्मिला सैनी जो डाक विभाग के पोस्टल असिस्टेंट थी। दूसरे है उनके पति अखिलेश सैनी। तीसरी है उनकी 14 साल की बेटी प्रेक्षा सैनी और चौथा है उनका 7 साल का मासूम बेटा, जिसे अभी तक यही उम्मीद थी कि उसकी मां किसी काम से गई है और कुछ देर बाद वापस आ जाएगी। अब आपको उस दिन लेकर चलते हैं जिस दिन इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन की सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। घर में रोज की तरह काम हो रहे थे। बच्चों को स्कूल जाना था। उर्मिला ने दोनों बच्चों को तैयार किया, उन्हें स्कूल भेजा और रोज की तरह घर के काम में लग गई। कुछ ही देर बाद घर में सिर्फ 2 लोग रह गए, उर्मिला सैनी और उनके पति अखिलेश सैनी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद इसी घर से एक ऐसी खबर निकलेगी जिसे सुनकर पूरा शहर सन्न रह जाएगा। स्कूल में उस वक्त प्रेक्षा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटे पहले उसके घर में क्या हो चुका है। पापा आए, उन्होंने माँ का नेकलेस दिया, एटीएम कार्ड दिया और उसका पिन भी बताया, कुछ पैसे भी दिए और सिर्फ इतना कहा, आज घर मत जाना, सीधे मौसी के घर चले जाना। इतना कहकर वो वहां से चले गए। प्रेक्षा के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर घर जाने को पापा मना क्यों कर रहे थे। छुट्टी हुई थी तो उसने अपने 7 साल के छोटे भाई का हाथ पकड़ा और सीधे घर की तरफ निकल गई। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, सबसे पहले उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा आम दिनों की तरह बंद नहीं था। अंदर से टीवी की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि बाहर खड़े खड़े ही सुनाई दे रही थी। प्रेक्षा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर का नजारा देखकर उसे कुछ अजीब लगा। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले यहाँ जोरदार हाथापाई हुई है। उसने आवाज लगाई, मम्मी। कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर आवाज लगाई, मम्मी कहाँ हो? लेकिन इस बार भी जवाब नहीं मिला। अब उसके कदम तेजी से कमरे की तरफ बढ़ने लगे। छोटा भाई भी पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां उर्मिला सैनी जमीन पर पड़ी थी। पूरे कमरे में खून फैला था। उनके शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। बेटी कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर अचानक वह जोर जोर से रोने लगी। छोटा भाई अभी इतना छोटा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वह सिर्फ अपनी माँ को देखे जा रहा था। उसे लग रहा था शायद माँ उठ जाएगी, उससे बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घबराई हुई प्रेक्षा ने तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया। कुछ ही मिनटों में परिवार के लोग वहां पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। देखते ही देखते पूरा इलाका लोगों से भर गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था। लेकिन इस सवाल का जवाब उस कमरे में नहीं मिलने वाला था। इसका जवाब छिपा था कई साल पहले शुरू हुई उस कहानी से, जब रिश्तों में पहली बार शक ने दस्तक दी थी। शादी के शुरुआती कुछ साल ठीक ठाक बीत रहे थे। उर्मिला अपनी नौकरी संभाल रही थी। अखिलेश अपना काम अच्छे से कर रहा था। दोनों बच्चों के आने के बाद परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर से देखने वाले यही समझते थे कि सब कुछ समान है, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर हालात बदल रहे थे। धीरे धीरे अखिलेश के मन में एक शक पैदा हुआ। कभी उसे लगता कि उसकी पत्नी का किसी राजेश नाम के व्यक्ति से संबंध है। बाद में इंदौर आने के बाद वही शक सुमित नाम के व्यक्ति पर जाकर टिक गया। उर्मिला हर बार एक ही बात कहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस इंसान के मन में शक का कीड़ा बैठ जाए उसे समझाना आसान नहीं होता। यहीं से घर का माहौल बदलना शुरू हो गया।
लेकिन सवाल यही था कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। किसी के घर में एक दिन में इतना बड़ा हादसा नहीं हो जाता, उसके पीछे कई सालों की ऐसी कहानी होती है जो बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं देती। उर्मिला सैनी और अखिलेश सैनी की शादी कई साल पहले हो चुकी थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। फिर परिवार में बेटी प्रेक्षा का जन्म हुआ और कुछ साल बाद बेटे का। बाहर से देखने वाले लोगों को यही लगता था कि यह एक सामान्य परिवार है, लेकिन घर का दरवाजा बंद होते ही माहौल बदल जाता था। धीरे धीरे अखिलेश सैनी के मन में एक शक ने जगह बना ली। उसे लगता था कि उर्मिला का किसी दूसरे आदमी से संबंध है। पहले जब वह भोपाल में रहते थे तो उस समय वह राजेश नाम के व्यक्ति का नाम लेते थे। बाद में इंदौर आने के बाद वही आरोप सुमित नाम के व्यक्ति पर लगने लगा। उर्मिला हर बार यही कहानी कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी कोई बात अखिलेश के मन में उस शक को निकाल नहीं पाती थी। यही बात धीरे धीरे रोज के झगड़ों की वजह बनने लगी। कभी छोटी सी बात पर बहस होती, कभी बिना वजह आरोप लगाए जाते। कई बार बात इतनी बढ़ जाती कि हाथापाई तक पहुंच जाती। घर के अंदर क्या हो रहा था इसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगती, लेकिन बच्चे यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। प्रेक्षा ने कैमरे पर बताया कि उसकी मां सालों तक खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही। वही बार बार कहती कि उन्होंने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, लेकिन हर सफाई के बाद भी आरोप खत्म नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता गया। प्रेक्षा के मुताबिक कई बार उनके पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट की। एक बार तो उसके सामने ही गला दबाने की कोशिश भी की। उस दिन प्रेक्षा अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन गुस्से में अखिलेश ने मंदिर में रखा भगवान का सिंहासन उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। वह सीधे जाके प्रेक्षा के सिर पर लगा। आज भी उसके सिर पर उस चोट का निशान मौजूद है। उस दिन के बाद प्रेक्षा को समझ आ गया कि घर के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। परिवार के लोगों को इन झगड़ों की जानकारी थी। कई बार समझौते कराने की कोशिश की गई। भोपाल में भी शिकायत हुई, इंदौर में भी मामला पुलिस तक पहुंचा। रिश्तेदारों ने दोनों को बिठाकर समझाया। उस समय अखिलेश ने माफी भी मांग ली और आगे ऐसा नहीं करने का भरोसा भी दिया। उर्मिला ने भी बच्चों की खातिर रिश्ता बचाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शक खत्म होने के बजाय और गहरा होता गया। अब यह सिर्फ पति पत्नी का विवाद नहीं रह गया था, यह धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल चुका था। उर्मिला रोज अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश के मन में बैठा शक हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही शक बड़ी वारदात की वजह बन जाएगा। और वह सुबह आई जब घर में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे, बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घर के अंदर आखिरी बार दोनों आमने सामने थे। उसके बाद जो हुआ, उसने 2 मासूम बच्चों से उसकी मां को हमेशा के लिए छीन लिया। उस सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर के अंदर सिर्फ उर्मिला और अखिलेश थे। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक उस दौरान दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हुई। वजह वही पुरानी थी, शक। उर्मिला हर बार की तरह उसको समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार मामला पहले की तरह खत्म नहीं हुआ। गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने हिंसक रूप ले लिया। पोस्टमार्टम और जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार सबसे पहले उर्मिला के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। अचानक हुए इस वार के बाद उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद उस पर लगातार धारदार हथियार से कई वार किए गए। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कमरे में अलग अलग हिस्सों में संघर्ष के निशान मिले। पुलिस को मौके से ऐसा भी संकेत मिला कि वारदात के दौरान तेज आवाज बाहर न जाए, इसलिए टीवी की आवाज काफी तेज कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी वहीं नहीं रुका। उसने आराम से अपने खून लगे कपड़े बदले, नहाया, बालों में तेल लगाया, साफ कपड़े पहने, जूतों पर पॉलिश की और माथे पर तिलक लगाकर ऐसे घर से निकला जैसे किसी सामान्य काम के लिए निकल रहा हो। यही बात प्रेक्षा ने कैमरे पर बताई। उसने बताया कि जब उसके पिता स्कूल आए थे तब उन्हें देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले उनके घर में इतना बड़ा अपराध हुआ है। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उन्होंने सामान्य तरीके से मां का नेकलेस, घर की चाबी, एटीएम कार्ड और उसका पिन दिया और फिर कहा सीधे मौसी के घर चले जाना। इसके बाद वे वहां से निकल गए, लेकिन वारदात के बाद उनकी हर गतिविधि यह इशारा कर रही थी घर से निकलने से पहले उन्होंने आगे की योजना बना रखी थी।
जांच में सामने आया कि उन्होंने पहले दिल्ली जाने का टिकट भी बुक किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में वह बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद उनका रास्ता बदल गया। बताया गया कि उन्होंने ऐसे रास्ते का इस्तेमाल किया जहां सीसीटीवी कैमरे कम थे, ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड ना हो। इसी वजह से शुरुआती घंटों में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी तक पहुंचना था। इधर घर के अंदर का दृश्य हर कोई आने वाले इंसान को झंझोर रहा था। रिश्तेदार एक एक करके पहुंच रहे थे, कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई पुलिस को जानकारी दे रहा था। सबसे कठिन काम था 7 साल के उस मासूम को समझना, जिसे अभी तक लग रहा था कि उसकी मां उठ जाएगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में इतने सारे लोग क्यों आ गए थे और सबकी आंखों में आंसू क्यों हैं। वही 14 साल की परीक्षा एक ही झटके में जैसे बड़ी हो गई। कुछ घंटे पहले तक जो लड़की स्कूल में बैठी थी, अब वही छोटे भाई का हाथ पकड़कर रिश्तों के बीच खड़ी थी। शायद उसी पल उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्याकांड की कई अहम बातें सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। सिर पर भारी वस्तु से हमला किए जाने के संकेत मिले और इसके बाद धारदार हथियार से लगातार वार किए गए। चेहरे पर भी कई गहरे घाव थे। रिश्तेदारों का कहना था कि हमला इतना बेरहमी से किया गया था कि किसी को अंदर तक हिला दे। मौके से मिले सबूतों और जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि वारदात में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को आरोपी ने पहले से ऑनलाइन मंगाया था। जांच एजेंसियों ने उस खरीद से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी पड़ताल शुरू की। इससे यह शक और मजबूत हुआ कि वारदात अचानक गुस्से में नहीं हुई, बल्कि इसकी तैयारी पहले से की गई थी। दूसरी तरफ पुलिस ने घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया। मोबाइल फोन लोकेशन, बैंकिंग गतिविधियां और दूसरे डिजिटल सुरागों को खंगाला जाने लगा। आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और कई संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी गई। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू जांच नहीं, बल्कि ये 2 मासूम बच्चे थे जिनकी जिंदगी एक ही दिन में उजड़ चुकी थी। प्रेक्षा ने कैमरे पर बताया कि उसकी मां करीब 15 साल तक खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही। वह बार बार कहती रही कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन हर बार उन्हें शक और आरोपों का ही सामना करना पड़ा। बेटी ने यह भी बताया कि जब भी मामला बढ़ता था, परिवार वाले समझाने की कोशिश करते थे। कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो जाता था। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन बात यहां तक पहुंच जाएगी। उधर 7 साल का छोटा सा मासूम बेटा अब भी सच्चाई से परे है, पूरी तरह अनजान। रिश्तेदारों के अनुसार वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग घर में क्यों हैं, उसकी मां उससे बात क्यों नहीं कर रही। अंतिम संस्कार के समय भी परिवार के लिए वह पल बेहद भावुक था। उर्मिला को अंतिम विदाई दी गई, लेकिन उसके जाने के बाद पीछे छूट गए सवाल आज भी उतने ही भारी हैं। एक परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, आखिर भीतर से इतना टूट चुका था कि उसका अंत एक जघन्य अपराध में हुआ। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जब किसी रिश्ते में अविश्वास, हिंसा और लगातार प्रताड़ना को समय रहते नहीं रोका जाता, तो उसके परिणाम पूरे परिवार को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसे मामलों में शुरुआती शिकायतों, घरेलू हिंसा के संकेतों और पीड़ित की सुरक्षा को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। यही उम्मीद है कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिम्मेदारी तय होगी और दोनों बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वह सहारा मिलेगा जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस पूरी कहानी में किरदार एक ऐसा भी था जिसकी तकलीफ शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वैसा 7 साल का मासूम बेटा, जिस उम्र में बच्चे स्कूल से लौटकर माँ की गोद में बैठकर खाना खाते हैं, उस उम्र में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ अचानक कैसे चली गई। रिश्तेदारों के मुताबिक वह बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, मम्मी कब आएगी। उसे लग रहा था कि शायद माँ काम से गई है और थोड़ी देर बाद लौट आएगी। उसे यह भी उम्मीद थी कि आज भी माँ खाना खिलाएगी, लेकिन परिवार के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था जो उसके मासूम दिल को समझा सके। दूसरी तरफ 14 साल की प्रेक्षा अपने आंसुओं को रोककर सिर्फ अपने छोटे भाई को संभालने की कोशिश कर रही थी। जिस लड़की ने कुछ घंटे पहले अपनी माँ को उस हालत में देखा था,
वही अब अपने भाई के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। कैमरे पर बात करते हुए उसने कहा कि अब अपने भाई का ध्यान रखना है। शायद यही वजह थी कि वह बार बार खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसकी आवाज हर बार उसका दर्द बयान कर रही थी। उधर पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश में जुटी रहीं। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और दूसरे सुरागों के आधार पर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। जांच आगे बढ़ती रही और हर नई जानकारी को एक एक करके जोड़ा जाता रहा। इस मामले ने पूरे शहर में एक ही सवाल छोड़ दिया, क्या वर्षों से चल रहे शक, झगड़े और हिंसा को अगर समय रहते रोका जाता तो क्या आज यह परिवार बिखरने से बच सकता था? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने 2 बच्चों से उनकी मां छीन ली और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फिलहाल मामले की कार्यवाही कानून के अनुसार जारी है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आशीष और आप देख रहे थे जबलपुर क्राइम तक। जय हिंद, जय भारत।